Hello everyone. Radiology is regarded as one of the topmost branch in medical field, and a radiologist is regarded as the doctor of the doctors. On the day one itself, after finishing your post graduation, you get a very handsome job offer with the highest salary package among all the branches. And the cherry on the top is you get a very good work-life balance, no night duties, no emergency work, and you get a lot of time to pursue your hobbies. On the other hand, there are quite a few cons about radiology, and one of them is a big concern for the young and the upcoming radiologist, and it is not AI. It is teleradiology. There is a big scam going in the field of teleradiology, and I don't know for what reason. No radiologist speak this matter publicly in front of camera. No one speak. The so-called stalwarts, the well-known reputed radiologists, they are screwing the field of teleradiology, mainly CT and MRI. So let's try to understand radiology as a branch in depth in this video. There are multiple good reasons to take radiology as a branch, और उसका पहला पॉइंट है कि पीजी ख़त्म करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, ऑन द डे वन इटसेल्फ यू गेट मल्टीपल जॉब ऑफर्स विथ हाईएस्ट सैलरी पैकेज. हम डॉक्टर्स लोग ऑलरेडी थोड़ा बाद में हम लोग फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू करते हैं. 30 साल में हम लोगों का फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू होता है. अभी जाके बोलेगा कि और 10 साल ले ले, 10 साल थोड़ा इन्वेस्ट कर ले अपना प्राइवेट प्रैक्टिस बनाने में, फिर 40 साल में जाके बहुत अर्निंग शुरू करेगा. अरे भाई 30 साल हो गया, अब बोल रहा है फिर से 10 साल ले ले, तो क्या मरने के बाद कमाएगा? तो उस कमाई का क्या मतलब क्या रहा? तो रेडियोलॉजी इसको नलीफाई कर देता है, क्योंकि आप पहले से ही कमाते हो. 30 से 40 के बीच में आपका जो अरमान है लाइफ में, घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, आप कर सकते हो. यार 40s के बाद तो हर डॉक्टर्स के पास करोड़ों होगा, लेकिन यंग एज में आप लाइफ कैसे एंजॉय करते हो वो बहुत मैटर करता है, एंड रेडियोलॉजी आपको ये सपोर्ट करता है. सेकेंड पॉइंट इज रेडियोलॉजी गिव्स यू ए गुड वर्क लाइफ बैलेंस. मतलब अर्निंग भी बहुत हाई देता है रेडियोलॉजी, और उसके साथ साथ आपको लाइफ एंजॉय करने भी देता है. ऐसा कौन सब्जेक्ट देगा यार? आपका कोई नाइट ड्यूटी नहीं होगा, कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है, आप रात में आके घर में आराम से चैन से सो सकते हो. इवनिंग टाइम में आप बैल्कोनी में बैठ के आप चाय पी सकते हो. इससे क्या चाहिए भाई? कमा भी रहे हो और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ जो हॉबीज़ है, हॉबीज़ को भी आप परस्यू कर सकोगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत काम रहता है. मेजोरिटी ऑफ द रेडियोलॉजिकल वर्क ये 9 से 5 के यही टाइम में होता है, लेकिन आप फ्रीलांसर हो तो इससे भी पहले शुरू कर सकते हो. 8 बजे शुरू करो और 3-4 बजे ख़त्म कर दो. तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये टाइम कैसे आप एडजस्ट करोगे. जिस्ट हुआ कि आपको बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, अर्निंग भी ठीक ठाक देता है, और लाइफ को एंजॉय कर सकोगे. थर्ड पॉइंट इज़ कि तू हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या डायग्नोस्टिक सेंटर में या क्लिनिक में तेरा रेडियोलॉजिकल वर्क, तेरा काम ख़त्म हुआ, पैसा लिया, हॉस्पिटल से बाहर आया, घर आया, और पूरा काम से पूरा डिटैच्ड हो गया, फिजिकली एंड मेंटली एज वेल. क्लिनिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी फाइनी जो सब बाकी जो सब सब्जेक्ट होता है, तो घर में आएगा फिर भी फ़ोन करेगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है. रात 9 बजे, रात 10 बजे, रात 11 बजे भी फ़ोन करता है. मेरे दोस्त लोग बोलता है कि साला 12 बजे फ़ोन करके बोल रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो रेडियोलॉजी में ना ये सब का कोई लोचा नहीं है. तो अब घर में आया, आपका प्राइवेट टाइम शुरू. फोर्थ पॉइंट इज रेडियोलॉजी आपको लिबर्टी देगा कि किस मोडालिटी को तुम कितना परसेंटेज काम करोगे. जैसे रेडियोलॉजी में मेनली मोटा मोटा आपको 2 टाइप का इमेजिंग होता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में. एक होता है डायनेमिक इमेजिंग और स्टैटिक इमेजिंग. स्टैटिक इमेजिंग में एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई. मतलब आपके पास एक प्लेट होगा या कंसोल में, आजकल तो कंसोल में शिफ्ट हो गया, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में इमेज होगा, बैठ के तू ऐसे स्क्रॉल करके इमेज देख रहा है या प्लेट में देख रहा है, और उसके बाद तू रिपोर्ट बनाएगा. तो ये स्टैटिक इमेजिंग हो गया. और डायनामिक इमेजिंग इज यूएसजी. यूएसजी में तेरे पास एक यूएसजी मशीन होगा, उसमें मल्टीपल प्रोब्स रहता है, और तेरे पास एक पेशेंट लेटा है, और तू प्रोब इधर उधर घुमा के पेशेंट का मल्टीपल फाइंडिंग्स देख के फिर से एक रिपोर्ट बनाता है. तो ये डायनामिक हो गया, क्योंकि तेरा हाथ घूम रहा है विद द स्विंग ऑफ योर सोर्ड. इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इसको और भी इंटरेस्टिंग बना दिया कि तू पीजी ख़त्म करने के बाद एक फेलोशिप कर ले, और उसके बाद तू डिटरमाइन करेगा कि दिन में किस टाइम में आईआर का वर्क करना है, किस टाइम में यूएसजी करना है, कितना सीटी करना है, कितना एमआर करना है. यू कैन डिसाइड एट व्हाट टाइम यू वांट टू वर्क व्हाट. फिफ्थ पॉइंट हुआ कि तेरा दूसरा सब्जेक्ट का जो कलीग्स है ना, उन लोगों के पास उतना पेशेंट नहीं होगा इनिशियल 4-5 ईयर्स में. जिस भी जगह में तू रहता है, मेट्रो,
सिटी, स्मॉल टाउन, पेरीफेरी जिसमें भी चला जा, उतना पेशेंट नहीं होगा उन लोगों का, क्योंकि वो लोग नया है। लेकिन रेडियोलॉजी में क्या होता है कि तू नया है फिर भी तेरा 30-40 पेशेंट तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। खाली पैसा का बात नहीं है, पेशेंट आप ज़्यादा अगर देखते हो ना, उसमें आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब डिग्री खत्म करने के बाद, नॉलेज एक्वायर करने के बाद इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा रेडियोलॉजी में। एंड 6th पॉइंट इज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ द केसेस। एक ही पर्सन ब्रेन में इन्फेक्शन देख रहा है, ट्रॉमा हुआ है, ब्रेन में हेमरेज है कि नहीं देख रहा है, ब्रेन MRI में देख रहा है कि ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं वो देख रहा है, फीटल स्कैन में आप देख रहे हो कि कोई एनोमली है कि नहीं, आप डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन डायग्नोसिस करते हो, आप आर्नोल्ड चियरी मेलफॉर्मेशन डायग्नोसिस करते हो, फिर हार्ट में VHD है फीटस का, वो भी आप डायग्नोस करते हो, फिर आपका आ गया कि चेस्ट में CT जब आता है TB डायग्नोसिस करते हो या एस्परजिलोसिस डायग्नोसिस करते हो, फिर ट्यूमर का स्टेजिंग करते हो, ट्यूमर इमेजिंग में आप स्टेजिंग करते हो। सो ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ द केसेस एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड। पूरा ज़िंदगी चला जाएगा सीखते सीखते। रेडियोलॉजी का एकेडमिक एस्पेक्ट में कोई एंड ही नहीं है, सारा ज़िंदगी कट जाएगा, फिर भी आपको लगेगा कि भाई 10 या 20% तो सीख पाया। एज ऑलवेज जो चीज़ में अच्छाइयाँ होता है उस चीज़ में बुराइयाँ भी होता है, एंड रेडियोलॉजी इज़ नो एक्सेप्शन। इसमें बहुत अच्छाइयाँ है लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉन्स भी है। और इसका पहला कॉन्स हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट डज नॉट हैव एनी रिकॉग्निशन अमंग पेशेंट्स। पेशेंट आपको पहचानता नहीं है उतना। हाँ, डॉक्टर्स आपको पहचानता है, आप डॉक्टर्स का डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स के लिए रिपोर्ट बनाते हो या उनको हेल्प करते हो फॉर बेटर मैनेजमेंट, बट पेशेंट ना आपको उतना पहचानता नहीं है। सो दिस इज़ ए बिग 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 कॉन्स। डीप डाउन द लाइन आपको कभी ना कभी तो लगेगा कि यार मैं सबसे मतलब इतना अच्छा रैंक करके आया, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर हो पूरा टाउन में, लेकिन आपको पेशेंट पहचानता नहीं है, ये खराब लगेगा यार। बट टू ऐड ऑन टू दैट, सेलिब्रिटी रेडियोलॉजिस्ट जो लोग होता है या रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेपुटेटेड रेडियोलॉजिस्ट होता है, उन लोगों को पेशेंट भी पहचानता है। 10 to 20% ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट को पेशेंट भी पहचानता है। सो दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रादर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। आप अगर एफर्ट देते हो, पेशेंट के साथ अच्छे से बात करते हो, जो 4-5 मिनट टाइम लगता है आपको USG करने में, USG में ही आपका पेशेंट का एक्सपोजर होता है ना, तो USG में आपको पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा कि कैसे हो, कहाँ से आए हो, तबीयत कैसे है, इधर उधर का बात करना पड़ेगा। आपका एक स्किल डेवलप करेगा सो दैट पेशेंट रिकॉग्नाइजेस यू। To some extent, you can nullify this using your tricks and skills. Second cons is lack of patient exposure. But I want to tell that this is a big myth about radiology. Because as I told before, radiology में 2 टाइप का मोडालिटी होता है। एक होता है स्टैटिक इमेजिंग, एक्सरे, CT एंड MRI। इसमें पेशेंट एक्सपोजर, डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर नहीं होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन डायनामिक इमेजिंग में मतलब USG में यू गेट टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट जस्ट लाइक द फिजिशियन, जस्ट लाइक द सर्जन्स। सर्जन फिजिशियन ऐसे कुर्सी पे बैठा है, सामने एक टेबल खड़ा है, उधर पेशेंट बैठा है, वो लोग भी पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, इधर उधर बातचीत करता है। और तेरे पास भी ऐसा एक USG करने के लिए पेशेंट आया, वहाँ पर बैठा है, यहाँ पर लेटा है, बस यही तो डिफरेंस है। तू भी पूछता है कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा पूछता है ना। तो इसमें तो पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दे आर रनिंग देयर OPD, यू आर रनिंग योर USG OPD। सो पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, ये एक मीथ है। स्टैटिक इमेजिंग में पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन USG में इट मीन्स डायनामिक इमेजिंग में देयर इज पेशेंट एक्सपोजर। थर्ड कॉन्स इज स्टैटिक अर्निंग ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। सबको लगता है कि 30 साल में एक रेडियोलॉजिस्ट जितना कमाता है, 40 साल में भी शायद उतना ही कमाता होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन इट्स अ मीथ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो 40 साल का या 50 साल का रेडियोलॉजिस्ट है वो लोग बहुत कमाता है। अब यह तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तेरा रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ यू फील दैट एक्स अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। फोर्थ कॉन्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब AI के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए मच डिबेटेड टॉपिक। अब AI के बारे में हर कोई का एक थ्योरी है, हर कोई का एक हाइपोथेसिस है। कब आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सच में नहीं जानता हूँ, क्योंकि AI के बारे में मैं उतना रिसर्च नहीं किया हूँ। इफ़ यू वांट देन शायद मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर मतलब एक वीडियो देना पड़ेगा AI के ऊपर, लेकिन टिल नाउ उतना मतलब सुपरफिशियल नॉलेज है। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया, इसमें AI आने में या AI को ट्रस्ट करने में, पेशेंट लोगों को पब्लिक में ये ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब कब आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सच में नहीं जानता हूँ। एंड वी
ऑल डोंट नो। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा यार। फिफ्थ कॉन्स और सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्स है टेली रेडियोलॉजी। अपकमिंग रेडियोलॉजिस्ट और यंग रेडियोलॉजिस्ट को सबसे अफेक्ट करेगा यही टेली रेडियोलॉजी। इट इज़ नॉट AI, टेली रेडियोलॉजी विल अफेक्ट मोर। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ कि टेली रेडियोलॉजी क्या है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मैं किसी सेंटर को कांटेक्ट करूंगा या सेंटर मेरे को कांटेक्ट करेगा, जो भी कांटेक्ट करेगा, मतलब सेंटर तेरे को तेरा कंप्यूटर में मतलब बाय ऑनलाइन तेरे को केस भेज देता है, CT या MRI भेजता है, एक्सरे भी भेजता है, और तू यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट करके छोड़ देगा। तेरा फायदा है कि घर बैठ के तू रिपोर्ट कर सकता है, तेरे को सेंटर जाने का ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल जगह में तू यहाँ पे अगर दिल्ली में बैठा है तो मुंबई का भी कॉन्टैक्ट ले सकता है, तू नागपुर का ले सकता है, केरला का ले सकता है, कोलकाता का ले सकता है, मल्टीपल जगह का कॉन्टैक्ट तू ले सकता है। यहाँ पे एक जगह में बैठ के तू रिपोर्ट कर सकता है। ये रेडियोलॉजी का बेनिफिट है। और सेंटर का बेनिफिट है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में, मतलब सेंटर में जाके रिपोर्टिंग करने के लिए जितना प्राइस होता है, टेली रेडियोलॉजी में वो लोग अगर भेज देता है आधा से ज़्यादा, आधा से भी कम मतलब प्राइस में रिपोर्टिंग हो जाता है। जो रिपोर्टिंग वहाँ में जाके 400 में होगा, तेरे को 150-200 में यहाँ पे वो लोग करा रहा है। तो सेंटर का बेनिफिट है कि उसका लेस प्राइस में हो रहा है, और तेरा बेनिफिट है कि लेस प्राइस में हो रहा है, ठीक है, मैं घर बैठ के मल्टीपल जगह का अटैचमेंट लेके मैं मेरा काम मतलब चला देता हूँ। इसमें एक बिग लूप होल है और इसको मैल यूटिलाइज किया जाता है बाय मल्टीपल रेडियोलॉजिस्ट, मेनली द सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, द स्टॉलवर्ड्स, द मोर रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट। मैं बोलता हूँ सेंटर चाहेगा कि एक जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, 50 साल का एक रेडियोलॉजिस्ट, 60 साल का रेडियोलॉजिस्ट या 45 ईयर्स का रेडियोलॉजिस्ट जो वेल नोन है, उनके पास से रिपोर्ट कराएगा। मैं अगर सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं क्या चाहूँगा कि ठीक है मल्टीपल जगह से अटैचमेंट ले ले। मैं क्या करूँगा कि मैं खुद नहीं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अरे यार तू खुद रिपोर्ट करेगा तो कितना रिपोर्ट कर सकता है डेली? 50-60 मतलब स्टैटिक इमेजिंग रिपोर्ट करके तू गया, तू उतना भी एफर्ट नहीं होगा कि तू इससे ज़्यादा रिपोर्ट कर सकता है। और टाइम लगता है यार एक रिपोर्ट करने में। जो अगर ढंग का अगर रिपोर्ट करता है, क्वालिटी रिपोर्ट अगर करते हो तो उसमें टाइम लगता है यार। तो एक X नंबर से ज़्यादा तू रिपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग क्या करता है कि ये लोग 4-5 तो स्टाफ को रख लेता है। देख मेजोरिटी ऑफ द मतलब 80% ऑफ द केसेस तो ईजी ही केसेस होता है। तो अगर ब्रेन CT लेगा तो उसमें वही इन्फेक्शन होगा, थोड़ा एट्रोफी होगा, पेरिवेंट्रिकुलर इस्केमिक चेंजेस हो गया, या ट्रॉमा में तेरा हेमोरेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यही सब होता है। मतलब इन प्राइवेट प्रैक्टिस 80% ऑफ द केसेस आर मतलब जो डेली केसेस होता है, गो टू केसेस होता है, वो तेरे को मतलब कोई भी सिखा देगा तो तू भी कर सकता है। फर्स्ट ईयर रेसिडेंट भी कर सकता है। तू अपना टेक्नीशियन जो है उसको भी अगर समझा देगा तो वो रिपोर्ट कर देगा। तो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट लोग क्या करता है कि ऐसे मल्टीपल स्टाफ्स रखता है, उन लोगों से रिपोर्ट कराता है और मल्टीपल अटैचमेंट लेता है। तो ऐसे 200, 250, 300 केसेस वो लोग लेता है, जो कि इलीगल है और यू कैन कॉल इट मैल प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स मैल प्रैक्टिस। ये जो लूप होल है, कौन रिपोर्ट कर रहा है? हाँ, मेरे नाम में रिपोर्ट जा रहा है, लेकिन कौन रिपोर्ट कर रहा है वो कोई नहीं देखता है। सेंटर को एक रिपोर्ट चाहिए, क्वालिटी वो लोग को पड़ी नहीं भाई। तो यंग रेडियोलॉजिस्ट और जो एस्पायरिंग अपकमिंग रेडियोलॉजिस्ट है उनके लिए बहुत ही एक गड्ढा एक पैदा कर दिया वो लोग। सो इन द समरी यू कैन से दैट रेडियोलॉजी का मल्टीपल प्रोस है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, लेकिन 2 जेन्युइन कॉन्स है। एक है कि रेपुटेशन थोड़ा कम होता है, और सेकेंड इज दिस टेली रेडियोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मेरा इंस्टाग्राम ID का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर भी तू रीच आउट कर सकता है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।